अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की अहम समाअत हुई है और साबिक वजीर आजम इमरान खान की काबीना के रुकन और साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने अपना बयान अदालत के सामने रिकॉर्ड करवा दिया है। इस मौके पर अदालत में दिलचस्प सूरत हाल भी देखने में आई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार जो इस मौके पर अडियाला जेल में मौजूद थे, उनके मुताबिक जब परवेज खटक अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए रोस्टरम पर आए तो इमरान खान भी रोस्टरम पर आ गए और दोनों के दरमियान सिर्फ एक वकील का फासला रह गया। तो परवेज खटक ने अपनी जगह तब्दील कर ली और जब वो अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे थे तो जज ने उन्हें दोबारा दरमियान में आने का कहा। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, जबकि समाअत के दौरान इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा भी किया है, जबकि इनसे पहले मौलाना फजलुर रहमान भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर चुके हैं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत में साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक अदालत के सामने पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। इस मौके पर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत में एक गवाह पर जिरा मुकम्मल हुई और एक गवाह का बयान भी कलमबंद हुआ है, जिसके बाद केस की आइंदा समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। परवेज खटक ने अपने बयान में अदालत को बताया कि नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया था। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है और ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। परवेज खटक ने अदालत को मजीद बताया कि यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था और काबीना इजलास के दौरान इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया था। इजाफी एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अराकीन ने एतराज़ भी किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए और इजाफी एजेंडे की मंजूरी काबीना से ले ली गई। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। आम बात यह है कि जब परवेज खटक को केस में पेशी का नोटिस जारी हुआ था तो मानसेरा में जलसे से खिताब के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने परवेज खटक को इमरान खान के खिलाफ गवाही देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी भी दी थी। परवेज खटक, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें गवाही के लिए बुला रहे हैं। परवेज खटक सुन ले, अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। हम हिसाब लेंगे कि जिन केसों में इमरान खान बरी हुआ, कोई साबित नहीं हुआ और इतने महीने वो जेल में रहा, खुदा की कसम एक एक दिन का हिसाब लेंगे। अली अमीन गंडापुर के इस बयान पर परवेज खटक का रद्द-ए-अमल भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर भड़के ना मारे, मेरा ताल्लुक भी खटक कबीले से है, मुझे अपने सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता है। उन्होंने भी कहा था कि पहले भी नैब के नोटिस पर पेश हुआ था, अब भी नैब के नोटिस पर अदालत जाऊँगा, नोटिस देकर बुलाया जाता है, ना पहले अपनी मर्जी से पेश हुआ ना अब अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। और फिर आज परवेज खटक अदालत में पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। जबकि समाअत के बाद पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परवेज खटक के बयान पर अफसोस का इजहार किया। अडियाला आके जब मुझे ये पता लगा कि परवेज खटक साहब आज इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने आए हैं, बहैसियत पश्तून, बहैसियत पाकिस्तानी, बड़ा दुख हुआ। इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर दिफा बनाया। अफसोस हुआ कि जब वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया। मामला 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का है, मगर परवेज खटक के बयान पर पीटीआई रहनुमा धमकी दे रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं। मगर आम बात तो यह है कि जब 190 मिलियन पाउंड करप्शन का ये मामला सामने आया था तो उस वक्त के काबीना में मौजूद अराकीन खुद अपनी ही हुकूमत को चार्जशीट कर चुके थे और शेख रशीद ने तो जिस दिन काबीना का इजलास हुआ उसी दिन यानी 3 दिसंबर 2019 को इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए उसी दिन इजलास में होने वाली बातें टीवी पर आकर बता दी थी। हालांकि उस वक्त पीटीआई की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात उरूज पर थे और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इमरान खान की हुकूमत के सबसे बड़े हामी और इमरान खान उनके सबसे बड़े मद्दाह थे। देखें, आज कैबिनेट में ये कहा गया कि हमने इस पर कोई बात नहीं करनी। ये कैबिनेट में आज बात आई है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का डिसीजन है कि ये बात कोई मिनिस्टर बाहर नहीं करेगा। जो मुआहदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था, कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील था। हमें शहजाद अकबर साहब ने एक सील्ड एनवलप था, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद ऐसे दिखाया ना प्रेजेंटेशन उसकी दी और उन्होंने कहा कि इसमें हमारी रिजर्वेशन है यूके अथॉरिटीज की तरफ से और यूके अथॉरिटीज की तरफ से रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन को हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते। कैबिनेट में भी नहीं कर सकते। कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं कर सकते। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा था और वहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी और पाकिस्तानी रियासत को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा लुटाया गया था। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है और हमने प्लेट में रख के उसी को दे दिया। हाँ, तो प्लेट में तो रख के कोई चीज दी नहीं जाती ना। कारोबारी तो प्लेट में रख के कोई चीज लेता नहीं। कारोबारी आदमी ने भी किसी को बहुत सारी जगहों में बेनिफिट दिए हैं ना। किस को दिए हैं वो, तब आपको जब प्रोब होगा तो खुलेंगी वो चीजें।
ये एडिशनल आइटम के तौर पर रखा गया था, ओरिजिनल एजेंडा में शामिल नहीं था। फिर इस चीज को बुलडोज करके पास कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको डिस्कस हम कर चुके हैं, उसको पास करना, और फिर पास हो गया वो आइटम जो था। अलकादर ट्रस्ट के मामले में बंद लिफाफे को मंजूर किया काबीना से, तो आप नहीं समझते कि खुद आप लोगों ने भी ओथ की खिलाफ वर्जी की? मैं मानता हूँ ये ऐसे हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स, और वो किसने बताई? शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने खुद? शहजाद अकबर ने। हमें क्या एतराज़ था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता, आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता था। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। जबकि अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने एक बार फिर मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद ख़त्म कर दी है, किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। अगर इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इमरान खान का मजीद कहना था कि इस इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई है। सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। अमरीकी कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं। मीडिया को दबाने के लिए भी मनसूबाबंदी की जा रही है। इस मौके पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप शफाफ इंतखाबात के लिए इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हैं, इसका मतलब आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे हैं। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा गया है। शफाफ इलेक्शन के लिए इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैंने पाकिस्तान में सबसे बड़ी गद्दारी की हो। सुप्रीम कोर्ट में हमारी इंसानी हुकूक और 8 फरवरी की पटिशंस क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? इमरान खान ने भूख हड़ताल से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि मैं भूख हड़ताल जरूर करूंगा, अभी कुछ फैसलों का इंतजार है। परवेज खटक का बयान रिकॉर्ड कराने से मुतालिक इमरान खान ने कहा कि वो कुछ खास नहीं बोला, इस पर बाद में जिरा के वक्त बात करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद है कमरा अदालत में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया। आज इमरान खान मुतमईन नजर आए, परवेज खटक घबराए हुए थे, क्या मामला हुआ? शाहजेब, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आज 3 अहम गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने थे, जिसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, साबिक वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक का बयान रिकॉर्ड होना था। और जो आज़म खान है और ज़ुबैदा जलाल वो आज अदालत में पेश नहीं हो सके, लेकिन परवेज़ खटक ने अपना बयान जो है अदालत के रूबरू रिकॉर्ड कराया है। परवेज़ खटक जब कमरा अदालत आए तो वो रोस्टम पर अपना बयान रिकॉर्ड करने गए, तो 1 से 2 मिनट के बाद इमरान खान भी अपनी नशस्त से उठकर रोस्टम पर गए और दोनों जो परवेज़ खटक और इमरान खान के उनका आपस में 1-2 मरतबा आई कांटेक्ट भी हुआ, लेकिन बातचीत कोई नहीं हुई। इमरान खान और परवेज़ खटक के माबैन एक वकील का फ़ासला था। जब परवेज़ खटक ने बयान रिकॉर्ड शुरू करना किया तो उसके बाद परवेज़ खटक ने अपनी जगह तब्दील की और वो बीच में 2-3 वकला का फ़ासला आया और उसके बाद जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वडाइच हैं, उन्होंने परवेज़ खटक को कहा कि आप दरमियान में आएँ और अपना बयान रिकॉर्ड कराएँ। परवेज़ खटक ने जब बयान रिकॉर्ड कराना शुरू किया तो 10 से 15 मिनट में उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और इसके दौरान जो इमरान खान है वो मुसलसल जो है मुस्कुराते रहे और बीच में उन्होंने एक तंज़िया जुमला भी कहा कि परवेज़ खटक के बयान से मुतल्लिक़ कि ये जो बयान है इसके बाद नवाज शरीफ के जो हाइड पार्क के फ्लैट्स है वो भी पाकिस्तान आएंगे। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इसका वाहिद रास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और अगर इस्टेब्लिशमेंट भी इवन मुल्क को बचाना चाहती है तो शफाफ इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के इसका फैसला भी महफूज किया हुआ है और इस पर इमरान खान ने तहरीरी जवाब जमा कराते हुए चीफ जस्टिस काजी फैसल ईसा पर एतराज़ उठा दिया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ईसा उनसे मुतालिक मुकदमात की समाअत ना करें। वाज़ेह रहे कि इस केस में इमरान खान खुद वीडियो लिंक के जरिए समाअत का हिस्सा बनते रहे हैं, मगर तब उन्होंने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं उठाया था, जैसे काजी फैसल ईसा पर कोई एतराज़ नहीं उठाया था। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केस की समाअत के दौरान जब तहरीक इंसाफ के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस काजी फैसल ईसा की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठाया तो इस एतराज़ को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपका मौक़िफ़ सुन लिया है, आप तशरीफ़ रखें, बहुत हो गया, अब ये मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। अब एतराज़ उठाने वाले को फरीक बनते वक्त किसी पर एतराज़ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की बहुत कोशिशें हो गई, हम ऐसे रवैये पर कार्रवाई
का कहेंगे। मैं 2 रुकनी बेंच में भी शामिल था, मगर तब एतराज़ नहीं किया गया। एतराज़ था तो पहले दिन ही उठाना चाहिए था, आज आकर ज़बानी बेंच पर एतराज़ कर दिया है। बेंच पर एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका है। जेल से पेश होने वाले ने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया था। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। इमरान खान से आज जेल में मुलाकात करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुसलसल आप लोगों की एक कंसिस्टेंट लाइन थी कि जी इलेक्शन में मैंडेट हमें मिला है, हमारे साथ धांधली हुई है और हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अब जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो मंतकी अंजाम तक तकरीबन पहुँच गया है, फैसला आना है। और जो दूसरा मामला है जो ट्रिब्यूनल्स में आपकी शिकायत हैं, उसमें इस्लामाबाद में कम से कम मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अगर वो फैसला आपके हक में आ गया तो ज़ाहिर एक पूरा इफेक्ट उससे क्रिएट हो सकता है। तो क्या वजह है कि अचानक इमरान खान साहब ने भी अब नए इंतखाबात का मुतालबा शुरू कर दिया कि जी अब नए इंतखाबात कराएं और शफाफ इंतखाबात कराएं? देखिए ये मुतालबा तो पहले दिन से है। अगर आप ये देखें कि हमारी जो तारीख़ है उसमें जब जब मसाइल आए हैं वो मसाइल इसी वजह से आए हैं कि जब इस किस्म के रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं। और इस दफ़ा तो जो 2024 ये जो इलेक्शन था 2024 का, ये इलेक्शन तो तारीख़ में ऐसा इलेक्शन किसी ने देखे नहीं कि आपने देखा कि हमारी जमात के साथ जिस तरह से किया गया, हमारी जमात का सिंबल ले लिया गया, उसके बावजूद लोगों ने जिस बड़ी तादाद के अंदर हमें वोट दिया। पूरे पाकिस्तान से गवाही आई, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने निकल के हमें वोट किया, लेकिन उसके बावजूद आज तक अभी भी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म 45 जो है वो चेंज कर रहा है। तो ये एक ऐसा एक इस वक्त ये इशू बन चुका है जिसको सॉल्व करना शायद जो है वो पॉसिबल ना होगा। मगर जो आपको उम्मीद थी जब ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 6 जजेस ने भी जब खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद एक जो तहरीक इंसाफ इस उम्मीद का इज़हार कर रही थी कि अब मुमकिन नहीं है कि मामलात को दबाया जा सकेगा, हमें इंसाफ मिल जाएगा। आप कह रहे हैं अब ये वो उम्मीद है नहीं, अब नए इंतखाबात ही वाहिद हल नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता आपको आपका जो क्लेम किया गया मैंडेट है वो वापस मिलेगा? सर देखिए, जो मसाइल हैं जो इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल के अंदर घिरा हुआ है वो सबसे बड़े फाइनेंशियल और इकोनॉमी के मसाइल हैं। इन मसाइल को एक ऐसी हुकूमत हल कर सकती है जो हुकूमत अवाम के मैंडेट से आई हो। ये हुकूमत इस वक्त जो हम पे मुसल्लत कर दी गई है, इसको तो अवाम ने वोट ही नहीं दिया। अब अगर ये फैसले सख्त फैसले लेते हैं, कुछ टैक्सेशन के फैसले लेते हैं, तो अवाम तो इनके पीछे खड़ी नहीं है। अवाम के रिएक्शंस आपको बता रहे हैं कि आए रोज़ आप देखते हैं कि जिस किस्म का रिएक्शन आ रहा है, ये रिएक्शन आपको हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने परमानेंटली ये सोल्यूशन आप इन मसाइल का चाहते हैं तो फिर एक ऐसा इलेक्शन हो जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का किसी किस्म का कोई किरदार ना हो। इस्टेब्लिशमेंट अपने जो सियासी किरदार है उसको बिल्कुल ख़त्म करे। खान साहब ने सिर्फ ये एक बात नहीं की, उन्होंने 2 बातें की है। उन्होंने कहा कि ऐसा इलेक्शन हो, ऐसे इलेक्शन कमीशन के नीचे हो जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और ऐसा इलेक्शन हो जहाँ पे तमाम पार्टीज़, हमारी जितनी मुखालिफ पार्टियाँ हैं उनको भी मौका पूरा मिले, और जब तमाम पार्टीज़ को मौका मिले उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक इलेक्शन हो, और वो तभी मुमकिन है जब किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट किसी लेवल पर ना हो। तो जब आप आज मिले तो इमरान खान साहब ने इस बात की, और इमरान खान साहब जब आप आज मिले तो वो किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बात को? जाहिर है उनका इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर ही है, मगर फिर वो बात भी इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं कर रही है, मगर वो फिर नए इंतखाबात भी चाहते हैं और चाहते हैं कि वो मुदाखलत ना करे। क्यों लग रहा है इमरान खान साहब को कि उनका मुतालबा अचानक मान लिया जाएगा? देखिए 2 चीज़ें हैं शाहजेब साहब, बात बड़ी सिंपल सी है कि इस वक्त जो PDM या PMLN या पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त हम पे मुसल्लत है, उनके पास तो अख्तियार है नहीं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो महज फीते काटने के लिए रखे गए हैं। आज खान साहब ने खुद ये रिपोर्टर्स के जवाब में ये उनको यही उनका जवाब था। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ तो बेख्तियार है, उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। तो जब अख्तियार उनके पास नहीं है, जिनके पास अख्तियार है, जो इस वक्त इन रियल ये तमाम अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन्हीं से बात होगी। उन्हीं को कहा जाएगा कि आप अपनी जो पोजीशन है उसको आप उससे विड्रॉ हों, आप उससे पीछे जाएं। अगर हम इनसे किस चीज़ के ऊपर बात करें, 8 फरवरी को लोगों ने जो है वो बता दिया कि लोग किस तरफ खड़े हैं। अब अगर हम इनसे बात करते हैं तो इनकी अपनी हुकूमत गिर जाती है, तो ये अपनी हुकूमत क्यों गिराएंगे? तो ये तमाम ऐसी बातें हैं कि जिसका कोई सोल्यूशन इसके अलावा हो नहीं सकता कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों नए इंतखाबात के लिए राजी होगी? अगर इमरान खान साहब को लगता है वही करा सकते हैं, और क्यों मुदाखलत ना करने के लिए राजी होगी? देखिए, जो
इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशंस हैं या जो जिस नैज पे हम पहुंच चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ये इंस्टेबिलिटी, अब ये अपने इनके वजीर जो हैं वो कह रहे हैं, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं, तब जो क्रेडिबिलिटी थी सिलेक्शन कमीशन की, जिस तरह का इलेक्शन हो इन्होंने करवाया, या जिस आप ये देखिए ना कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जिनका हम बार बार कहते रहे, इलेक्शन से पहले हमने हमारे लोगों को अगवा किया गया, हमारी पार्टी के साथ जिस तरह से किया गया उसके बावजूद ये रिजल्ट्स आए। अगर आप ये इंडिपेंडेंटली लोगों को चांस देते और हमारी पार्टी हमारे बल्ले के निशान के साथ होती तो इस वक्त सूरत हाल कुछ और होती। पाकिस्तान को इस वक्त ऐसी मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है जो जिसको अवाम पीछे उसके खड़ी हो, और वो हुकूमत तभी आ सकती है जिसको अवाम वोट करे और अवाम वो कंट्रोल करे। अल्टीमेटली वही हेल्म ऑफ अफेयर्स। मगर क्या जब आज आप मिले इमरान खान साहब उम्मीद कर रहे हैं लेजिस्लेशन करनी है, उसके लिए आपको जो 2/3 मेजोरिटी भी एट टाइम्स चाहिए होगी, तो वो अब एक ऐसी हुकूमत हो सकती है जो इस वक्त तो कभी भी आपको नहीं नजर आ रही। और इमरान खान साहब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिहा हो जाएंगे जब आपकी उनसे मुलाकात हुई? क्योंकि ज़ाहिर जो इद्दत में निकाह का मामला है उसमें जो उनको सजाएं हुई हैं वो तो इंतहाई मुतनाज़ जजमेंट है, हर तरफ से उस पर तनकीद हुई और ये तवक्को भी की जा रही है कि शायद 2-3 दिन में उस पर रिलीफ मिल जाए। मगर साथ ही 9 मई के 3 केसेस में उबूरी जमानत की दरख्वास्तें उनकी मुस्तरद कर दी गई हैं। आपको लग रहा है अगर उनकी बरियत होती है तो उनकी रिहाई हो जाएगी या नए केसेस में उनकी इन केसेस में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी? खुद इमरान खान साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, खान साहब जो हैं वो इनसे तो बिल्कुल कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रखते कि ये कोई अच्छाई करेंगे। वो सिर्फ अदलिया से हमेशा उन्होंने अपनी इस्तदा की है, अदलिया से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसाफ होगा। सिर्फ अदलिया की बुनियाद पर उनको बिल्कुल एतमाद है जजेस के ऊपर, और वो जो है वो खुल के जो है वो कहते भी हैं, उन्होंने बार बार अपना ट्रस्ट जो है वो शो भी किया है। अदलिया से हमें उम्मीद है, इनसे तो हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। अब देखें कि एक हुकूमत जो खुद उनके वज़रा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम 5 साल खान साहब को अंदर रखने का प्लान रखते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको अदलिया ही अल्टीमेट जो आर्बिट्रेटर है वो हमारे अंदर तो अदलिया ही है। तो अदलिया अगर अपने इंडिपेंडेंट और आज़ाद फैसले करेगी तो खान साहब बिल्कुल रिहा होंगे, और उनको यही उम्मीद है कि अगर अदलिया अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेगी तो वो जल्द रिहा होंगे अनकरीब। मगर उन्हें नहीं लग रहा खुद भी कि वो रिहा हो जाएंगे? देखिए जी, ये ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर वो एक तरफ से बयानात ऐसे आ रहे हैं कि वो एक ख्वाहिश का इजहार, कभी हमने ये नहीं देखा, आपने इमरान खान की हुकूमत के दौरान आपने कभी बयान सुना हो कि इमरान खान चाहते हैं कि इतने अरसे के लिए नवाज शरीफ अंदर रहें। तो ये पहली दफ़ा है, अनप्रेसिडेंटेड भी है। मादर के साथ इमरान खान साहब के गवर्नमेंट जो है वो किसी और के ब्लैंकेट किसी और के नहीं, इमरान खान साहब के तो हुकूमत जो किसी और के नहीं, इमरान खान साहब के अपने बयानात थे, मैं इतने लोगों को जेल में डालना चाहता हूं, मैं फला को जेल में डालना चाहता हूं। फिर उनके वुज़रा आके बताते थे नैब किसको गिरफ्तार करने वाला है, किसको नहीं गिरफ्तार करने वाला है। फिर इमरान खान साहब गिरफ्तार होने वालों को बताते थे कि इसका टीवी निकालूंगा, इसका ऐसी निकालूंगा। ये तो तारीख का हिस्सा है, आप क्यों अपनी तारीख की मिसालें दे रहे हैं? अपनी आपके साथ जो हो रहा है उस पर ज़ाहिर ज़रूर सवाल उठता है कि नहीं होना चाहिए आपके रहनुमाओं के साथ, मगर खान साहब की अपनी हुकूमत में जो कुछ हुआ और जो खान साहब कहते थे और दावे करते थे वो तो अपने अंदर एक सवालिया निशान है। शाहजेब साहब, आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे दौर के अंदर नवाज शरीफ साहब पर एक केस भी नहीं बनाया गया। शहबाज शरीफ साहब पर नैब का एक केस बनाया गया जो कि वो पानी की साफ कंपनियों का एक केस था। उसके अलावा तमाम रेफरेंसेस जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब या उनकी बेटी जो है वो जेल में बंद रहे, वो तमाम केसेस इन्होंने खुद इनहेरिट किए। पीपल्स पार्टी के दौर के वो केसेस थे या उससे पहले के दौर के, इनके अपने दौर के केसेस थे। तो बात रही कि मगर विक्टिमाइज तो हुए ना आपके दौर में, पहले वो एक दूसरे के खिलाफ करते थे, फिर आपके दौर में ये विक्टिमाइजेशन शुरू हुई, नए केसेस बहुत सारे। आज तो खुद शहजाद अकबर साहब मानते हैं कि एहसन इकबाल साहब के साथ गलत हुआ, मगर उस जमाने में आपके वुज़रा कहते थे एहसन इकबाल के खिलाफ इतने सबूत हैं और बहुत सारे आएंगे। आज शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ गलत हुआ, मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ गलत हुआ, और आपके वुज़रा खुद मान रहे हैं। तो ऐसे आगे तो नहीं बढ़ सकता कि आप माजी को कहें कि जब ठीक हो रहा था और आज गलत हो रहा है। आज गलत हो रहा है मगर माजी में गलत हो रहा था, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे ना जब दोनों गलतियां मानी जाएंगी। देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा ना वाजे कर दूं। एक पॉलिटिकल पार्टी है PMLN, अगर उनकी जो कैबिनेट जो है वो अगर खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की परमिशन दे रही है तो इसका मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ चाह रही है। अब एहसन इकबाल साहब के साथ अगर ज्यादती हुई थी तो वो 5 साल खान साहब को कैद रखने की बातें किस मुंह से कर रहे हैं? क्या वो अदालत हैं?
क्या वो उनके पास क्या अख्तियार है कि वो किस तरह से ये बात कर रहे हैं? तो जब आप पूरे निज़ाम को आप उससे बढ़ के स्टेटमेंट्स देंगे, उससे बढ़ के अपनी ख्वाहिशात का इजहार करेंगे और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात का इजहार करेंगे, कानून का उसमें कहाँ अमल दरामद रह जाएगा? तो अगर और मुझे फिर और ये आम बात है, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि आज उन्होंने ये सीखा कि आज इनकी बारी है तो वो ये इस किस्म के बयान देंगे। ये अहम बात है कि तमाम जमातों को अपने अपने माजी से बड़ा सीखने की ज़रूरत है कि आज जो वक्त है वो कल वैसा वक्त नहीं रहेगा। जिनका आज अच्छा है उनका कल बुरा वक्त आ सकता है और शायद उसी वक्त मामला बेहतर होंगे। पन्नू साहब ये भी बताएगा कि इमरान खान साहब ने नैब तरामीम केस में वो पेश हुए, बड़े अच्छे माहौल में पेश हुए, जैसे काजी फैसल साहब मौजूद थे, उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं किया गया, जैसे काजी फैसल साहब पर। सलमान अकबर राजा साहब हों, फैसल सिद्दीकी साहब हों, अली ज़फ़र साहब हों, आपके वकला ने कोई एतराज़ नहीं किया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के अलावा, और उसमें भी आपने देखा कि जब एतराज़ हुआ तो क्या हुआ। आज अचानक इमरान खान साहब को क्या किसी ने कन्विंस किया है इस बात पर, किसी वकील ने, आप लोगों ने, कि जी वो एतराज़ कर दें उसी केस में जिसमें वो पेश हुए थे, उसका जवाब जमा कराते हुए, जैसे काजी फैसल साहब पर, कि आप मेरे केसेस में ना पेश हुआ करें हमारे केसेस में? देखिए जी, ये जो जिस जजमेंट का जिक्र किया गया है आज के रिटन सबमिशंस के अंदर, ये जजमेंट तो जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे ये उस वक्त किया और मेजॉरिटी जजमेंट है, 5 जजों की जानिब से ये ऑर्डर था, तो ये ऑर्डर तो पहले से मौजूद है। अब रहा सवाल कि किस स्टेज के ऊपर खान साहब ने बात की। उस वक्त खान साहब ज़ाहिर है एक गुड फेथ के अंदर हम पेश होते रहे और वो सारा कुछ हुआ है, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि 12 केस इस वक्त मेजर जो PTI के और इमरान खान के उनके सामने गए हैं, जिस किस्म का रवैया उनकी जानिब से सामने आया, और ख़ास तौर पर जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर को उन्होंने लेटर लिखा, उस लेटर के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। अगर आपने हमें रिलीफ नहीं दिया तो आप उसको विक्ट्री के तौर पे तो नहीं ले सकते। ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जिनसे इस वक्त खान साहब की तरफ उनका जो बायस है वो वाज़े नज़र आ रहा है। तो बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस, ये उनको सूट नहीं करता, ये मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से अब खान साहब ने खुद उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप मेरे केसेस से अलग हो जाएं। ये किसी भी लिटिगेंट का राइट है कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर अपना ये राइट इस्तेमाल करे, और ये खान साहब ने इस्तेमाल किया है। और मेरे ख्याल से एक इशू ये है पंडित साहब, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल चाहते होंगे अभी जो बेंचेस हैं, अगर एक पार्टी उसको नहीं चाहती कि वो मगर आपके वकला ने क्योंकि नहीं किया, जो सीनियर वकला हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्टेजेस पर, फैसल सिद्दीकी साहब ने इस केस में भी नहीं किया, मगर अब जो फैसले भी आए हैं, अगर PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला आया तो उसमें सिर्फ जैसे काजी फाइसा नहीं थे, जैसे मोहम्मद अली मजहर, जैसे मुसर्रत हिलाली साहिबा भी थी, और वो एक यूनानिमस जजमेंट था। अगर आप लोगों के खिलाफ फैसले आए हैं या आपके हक में फैसले आए हैं तो दीगर जजेस भी बेंच में शामिल होते हैं। मगर माजी में हमने देखा है कि एतराज़ात ज़रूर हुए हैं। अगर जस्टिस बंदियाल पर होता था, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर साथ होता था, एक हमख्याल बेंचेस का कॉन्सेप्ट था, आप दीगर जजेस पर नहीं कर रहे हैं। और अब तो बेंचेस भी जो बनते हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी बनाती है, जैसे मुनीब अख्तर, जैसे मंसूर अली शाह साथ होते हैं। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर सिर्फ वो नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर हमारे 12 अहम नौइयत के केसेस सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली फाइल किया गया, तो 12 के 12 के अंदर काजी साहब खुद तशरीफ फरमा थे बेंच के अंदर, और जिस किस्म के रिमार्क सामने आए, जिस किस्म के रिजल्ट सामने आए, जिस तरह के आपने देखा कि आधी रात को बल्ले के निशान वाला जो सामने आया था, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमने सोचा कि जो आपका रिजर्व सीट का केस है चलना चाहिए, हमें सिस्टम पर ट्रस्ट का, जो आपका रिजर्व सीट का केस है, जो कि बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, तो अब बातें जो हैं वो जाहिर है मगर साहब जो जाहिर है आपके मुतादिद जजमेंट्स पे टाइम हैज कम कि अब उनको हमारे केसेस से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है और एक तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। मतलब आपके जो जजमेंट्स पर एतराज है, सियासी पार्टी का जो एहतराम है या जो उसका मकाम है, वो हरगिज जो है वो उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वैसे जाहिर है जो जजमेंट्स है उस पर आपका एतराज़ हो सकता है। जो बल्ले के निशान वाला जजमेंट है वो इंतहाई मुतनाज़ जजमेंट है, एक पार्टी को महरूम किया गया, मगर वो अगेन एक यूनानिमस जजमेंट था 3 जजेस का, ना कि सिर्फ जस्टिस काजी फैसल साहब का। फिर दूसरा जो रिजर्व सीट का आपका केस है, जो कि आपके लिए इंतहाई अहम केस है, उसमें इब्तिदाई बेंच तो 3 रुकनी था, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह। उन्होंने मामला भेजा 3 रुकनी कमेटी को, फिर 3 रुकनी कमेटी जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस काजी फैसल साहब के साथ, उन्होंने फैसला किया कि फुल कोर्ट ये मामला सुनेगा, और फिर एक 13 रुकनी फुल कोर्ट बनता है। तो ये जैसे काजी फैसल साहब का तो अकेला फैसला नहीं है कि वो ये कर रहे हैं।
शाहजेब साहब, हमें ये 13 रुकनी बेंच के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, हमें सिर्फ उनकी ज़ात से एतराज़ है। देखिए हमारे जो अर्जेंट नौयत के केसेस हैं वो हम फाइल करते हैं तो वो 6-6 महीने से पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारे 25 मई की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस है वो पड़ा हुआ है। उसके अलावा हमारे साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड के केस के अंदर जो हुआ, जब हम ये बात करते हैं कि हमारे खिलाफ एक जो प्रोसिक्यूशन हमें नज़र आती है वो बतौर जमात है, जब हम ये केसेस लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप इंडिविजुअल केसेस का आप इंडिविजुअली उसका जो मैकेनिज्म है आप उसको जो है वो इस्तेमाल करें। पुलिस हमारी बात नहीं सुनती, हमारे लोगों को उठाया जाता है, उसके बावजूद हमारे केसेस किसी को नज़र नहीं आते। आज भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मलिक रिजवान है वो गायब किए गए हैं, वो अगवा किए गए हैं, उनके भाई को अगवा किया गया है। अजहर मशवानी के भाई जो हैं वो 2 अगवा हैं। इसके अलावा पार्टी के और वर्कर्स, गिल साहब के भाई जो हैं वो अगवा हैं। ये इतनी मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हम समझते हैं कि हमें कोई हमारी तरफदारी ना की जाए, हमें किसी किस्म का रिलीफ ना दिया जाए। ये अहम मामला है जो वो तो हमें नजर आए, जो लोग गायब हैं उनका रिजवान साहब हो या जो दीगर लोग हैं जिनके भाई हैं उनका मामला की जानिब से उनका मामला जरूर होना चाहिए। मगर मैं फिर पजरा साहब में आपसे ये आपके मामला हल होने चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, किसी को गुमशुदा नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट अगेन अब 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत 3 रुकनी कमेटी ये मामला देख सकती है। तो जस्टिस फाइजा साहब के हाथ में अगर ना भी चाहे वो, तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों मिलकर उन्हें ओवर रूल कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ने फैसला करना है, वो दोनों ये काम कर सकते हैं। आप फिर जस्टिस फाइजा साहब पर ही क्यों सवाल उठा रहे हो, 2 से क्यों नहीं मुतालबा कर रहे हो, 2 पे क्यों नहीं सवाल उठा रहे? देखिए ये रिसेंटली हुआ है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उससे पहले की बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे पहले तो नहीं पंजुदा साहब, उससे पहले तो चीफ जस्टिस मगर पंजुदा साहब एक सवाल, सिर्फ एक सवाल पंजुदा साहब को आप सेट असाइड कर दें। पंजुदा साहब एक सवाल, पंजुदा साहब उससे पहले तो ऑर्डर लेके आ जाएं, तो फिर तो हम बात आपकी सुने। एक सवाल ये कि उससे पहले तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल थे, जिन्होंने हर बेंच में वो खुद बैठ जाते थे। उन्होंने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को भी 6 महीने तक सस्पेंड रखा अपनी सरबराही में, अपने इख्तियारात पर बेंच बनाकर। अपनी सास का मामला आया, ऑडियो लीक कमीशन, उन्होंने सस्पेंड रखा। काजी फाइजा साहब, और उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में ना फुल कोर्ट इजलास बुलाया ना फुल कोर्ट बनाया। फाइजा साहब ने तो आते ही 15 रुकनी फुल कोर्ट बनाया, अपने इख्तियारात खुद दिए कमेटी को। तो उनके दौर में अगर आप उन्हीं पर एतराज कर रहे हैं तो ये एतराज क्या बाकी 2 जजेस पर नहीं बनता कि भाई वो उन्हें ओवर रूल कर सकते हैं बाय मेजॉरिटी के? आप करें ना फैसला, जो पीटीआई की शिकायत है उनके ऊपर आप करें, आगे बढ़े। देखिए बात शाहजेब साहब बहुत सिंपल सी है। बात सिंपल इस तरह से है कि एक एतराज़ हमारी जानिब से आया है और वो बेस्ड है सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट के ऊपर। 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है, रिपोर्टेड जजमेंट है। सब वो जजमेंट नहीं है, सब वो ऑब्जर्वेशन है। जजमेंट में अब अगर मेरी बात आप वकील है, वो आया है, हमने एक राइट अपना इस्तेमाल किया है। अब हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी किस्म की कोई वो इस तरह की बात नहीं कर रहे, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली आप हमारे केसेस से रिक्यूज कर जाएं। हम उनके एहतराम करते हैं, हमने उनके केसेस सुने हैं, अब हमें ये महसूस हो रहा है और ये हमारा राइट है। हमारे राइट से हमें कोई भी ये किसी किस्म की एप्लीकेशन दायर करने से, कानूनी रास्ता अख्तियार करने से, हमने कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा नहीं बोल दिया, हमने कोई नून लीग की तरह उनके दरवाज़ों के ऊपर जाके उनको धमकियाँ नहीं लगाई जिस तरह से ये मरियम नवाज साहिबा उस वक्त लीड करके वहाँ पहुँची थी। तो ये हम एक कानूनी रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे मगर इस कानूनी रास्ते आपका किसी पर भी एतराज करने पर जाहिर आपका हक है बिल्कुल, मगर आप वकील हैं खुद। जिस 5 रुकनी बेंच का आप हवाला दे रहे हैं जिसने ये फैसला दिया, एक तो फैसला नहीं है, उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का ऑब्जर्वेशन है और ये लिखा भी यही हुआ है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये ऑब्जर्वेशन दिया। आपको पता है उस 5 रुकनी बेंच में खुद जस्टिस काजी फाइजा साहब भी शामिल थे और वो बेंच इस बात पर बना था कि वजीर आजम इमरान खान ने 50-50 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट फंड्स दे दिए थे जो वो नहीं दे सकते थे और वो आइन के मुताबिक पार्लियामान में पहले ये मामला ले जाने के पाबंद थे। तो बजाय इसके कि इस बात की तहकीकात होती, जस्टिस गुलजार ने ये ऑब्जर्वेशन दे दिया, हालांकि ना उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने खुद इमरान खान साहब ने भी एतराज नहीं किया था। तारीख में आप वकील हैं खुद, कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक साथी जज दूसरे जज के ऊपर ये एतराज उठा दे कि आपको इनके केसेस नहीं सुनने चाहिए, हालांकि खुद पटिशनर ने या खुद आगे से ये एतराज ना आया हो, ना इमरान खान साहब ने एतराज किया था। तो आज तक वकला जस्टिस गुलजार अहमद पर सवाल उठाते हैं कि भैया आपने ये कैसे लिख दिया। और अहम बात यह भी थी कि जस्टिस गुलजार अहमद ने ये करके, क्योंकि चीफ जस्टिस थे, अपनी सुप्रीम कोर्ट पे इस मामले को अपलोड भी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा से इस मामले को डिस्कस भी नहीं किया, उनके दस्तखत भी नहीं कराए, जो कि रूल के मुताबिक कराना लाजमी था। वकील है, आपको पता है, बाद में फिर एक तफसीली नोट लिखा था फाइजा साहब ने इस पर। देखिए बात सिंपल सी है।
उसमें वजह क्या थी? वजह तो आपको मालूम है कि वजह क्या थी। वजह ये थी कि खान साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके दौर के अंदर काजी साहब के अगेंस्ट उनकी हुकूमत की जानिब से एक रेफरेंस फाइल हुआ था। तो जब एक रेफरेंस उनकी तरफ से फाइल हुआ, अब ऐसी ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काजी साहब ने पब्लिकली भी बात की, उन्होंने लेटर्स भी लिखे, सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़ाहिर है वो जो भी चीज़ उस वक्त हुई थी उसका इम्प्लीकेशंस तो रहेंगी। अब बात यह है कि जब दो राइवल पार्टीज थी और वो राइवल पार्टी अगर तब थी तो वो आज भी राइवल पार्टी हैं, और हमने अब अगर ऑब्जेक्शन करनी होती तो इमीडिएटली जब केसेस इनके पास गए तो हम ये करते। हमारे अंदर अगर ये चीज़ होती कि हम काजी साहब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या काजी साहब को एज ए चीफ जस्टिस नहीं मानते, हम एहतराम से बात कर रहे हैं, हम अब आज भी एहतराम से बात कर रहे हैं। इस सारे जुल्म और ज्यादती और जो हमें नाइंसाफ़ी मिली, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई, उस सब के बावजूद आज भी हम सर झुकाकर ये कह रहे हैं कि एक जजमेंट है, एक ऑर्डर है, चाहे आप उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, लेकिन वो इनफील्ड है। अगर इनफील्ड है तो फिर आपको उसका एहतराम करना चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे बेंच से उनको, अब बात सिंपल सी है। पंजोर साहब बतौर वकील आप एक बात बताइए, पंजोर साहब बतौर वकील आप एक बात बताइए, केसेस से वो अलग हो पंजोर साहब बतौर वकील आप एक बात बताइए, ये क्या प्रेसिडेंट होगा? वो इंसाफ करेंगे, हमें यकीन है। एक तो क्या प्रेसिडेंट होगा कि एक 5 रुकनी बेंच बैठा हो, उसमें एक जज अपने साथी जज के बारे में कह दे कि आपको इनके केसेस नहीं सुनने चाहिए, और उसके बाद अगर ये रिवायत पड़ गई जो कि दुनिया में कहीं नहीं है कि उसके बाद पार्टी कहे कि आपके साथी जज ने कह दिया तो इसलिए आपको नहीं बैठना चाहिए। लॉ के मुताबिक जज खुद फैसला कर सकता है कि वो किसी केस में बैठेगा या नहीं बैठेगा। डाइसेंडिंग नोट आ सकता था ना जी, आया आपको नोट नहीं आया, आया आपने एग्री किया। आपने जस्टिस काजी फैसल साहब का डाइसेंडिंग नोट शायद पढ़ा नहीं है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि गुलजार अहमद ने ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया मुझसे पूछे बगैर, वरना मैं अपना डाइसेंडिंग नोट देता। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा नोट लिखा और बताया कि ये ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि एक बेंच के रुकन जो कि मैं था, मुझसे ये ऑर्डर ही डिस्कस नहीं किया गया, मेरे दस्तखत ही नहीं लिए गए। सर बात सिंपल है, अगर आप ये बातें करेंगे तो मैं आपको सिंपल सी एक सवाल मेरा आपकी तरफ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जिस तरह के खतूत लिखे हैं, क्या उनके ऊपर तफ्तीश होनी नहीं चाहिए थी? क्या उनके ऊपर बतौर चीफ जस्टिस जाहिर है एक पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी के जो हैं वो एक सरबराह होते हैं, तो एक जिम्मेदारी होती है, हर लिहाज से आपको वो करना होता है। लेकिन जिस तरह से कोल्ड शोल्डर दिया गया, पहले 10 दिन के अंदर उसके ऊपर जिस तरह के रिस्पॉन्सेज मुख्तलिफ किस्म के आए, और उसके बाद भी जब आप देखते हैं कि जजेस ओपनली कंप्लेंट्स कर रहे हैं, सरगोदा के जज ने जो कंप्लेंट की, सरगोदा के जज के स्टेनो ने जो कंप्लेंट की, फिर जस्टिस सरगोदा के जज का मामला टेकअप किया है, जो लेटर लिखा लाहौर हाई कोर्ट लेटर को टेकअप नहीं किया गया। अब जरा सुन लीजिएगा ना, मैं फिर आपसे ये कहूंगा ना कि मामला फिर 3 रुकनी कमेटी के पास है, वो बहुत सारे मामला पाकिस्तान के सबसे अहमियत के वही मामलात हैं, सिर्फ वो मामलात इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो सरगोदा करना है। तो अगर इस तरह का माहौल होगा तो हम किस तरह से अपना जो है कॉन्फिडेंस। पंजोरा साहब, सरगोदा के जज का मामला लाहौर हाई कोर्ट में है क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन है। 6 जजेस के मामले पर फाइजल साहब ने सूमोटो लिया हुआ है और इस मामले को हर हाल में मुंतक के अंजाम तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ये बहुत ही अहम मामला है, 6 जजेस के मामले को नहीं इग्नोर किया जा सकता। ये तो हुआ है, कब फिक्स होगा? सब फिक्स हुआ था, 7 मई को आखिरी समाअत भी हुई थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली अनअवेलेबल हुई, उनके हार्ट का इशू था, अब वो अवेलेबल हैं, मामले को हल होना चाहिए, मुंतक के अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मगर अब जितने भी मामला हैं उसमें सारी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब पर डाल रहे हैं। आपको कमेटी मेंबरान पर, दीगर जज पर कोई एतराज नहीं, बेंच बनाने के लिए उसके बाद बाकायदा तौर पर फिक्सेशन के लिए तो बस अब मगर इस आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आ गया ना। ये मामला जस्टिस बदियाल के दौर में शुरू हुआ, उन्होंने टेकअप नहीं किया, जजेस ने शिकायत की, नहीं टेकअप किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मौजूदा चीफ जस्टिस को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मगर आप ये कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी जस्टिस काजी फैसल साहब की है, बाकी जो कमेटी के 2 मेंबरान हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इसको अब बार बार आपके वकला भी दोहराएंगे आइंदा के केसेस में। काजी साहब के ऊपर ही इतराज है और जो आज वाज़ेह तौर पर लिखा गया खान साहब की तरफ से। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान खबर आपके सामने रखेंगे। कल मुल्क की पार्लिमानी सियासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला जारी कर सकती है जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए अहमियत रखता है। इस फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के नंबर गेम में
वाज़ेह तब्दीली आएगी, या हुकूमत को 2/3 अक्सरियत वापस मिल जाएगी, या अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ की 22 नशिस्तें बढ़ सकती हैं। यानी फैसला हुकूमत के खिलाफ आने की सूरत में 2/3 अक्सरियत के जरिए आईनी तरमीम करने का हुकूमत का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, जिसमें जुडिशल पैकेज के हवाले से तरमीम भी शामिल है। इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असेंबली की भी मुतादिद मखसूस नशिस्तों का फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का भी फैसला होगा, और फैसला अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आया तो सेनेट में उसकी सीटें बढ़ जाएंगी। कल सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज कर लिया था, और आज उस पर फुल कोर्ट मीटिंग में मुशावरत की गई, और फिर ज़राए से खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट कल केस का फैसला सुना सकती है। आज फुल कोर्ट इजलास के दौरान केस सुनने वाले जजेस की जानिब से इस केस पर मुशावरत की गई है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर समात हुई, ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ जजेस के मुख्तलिफ ओपिनियन हैं, ऐसा नहीं है कि एक बात पर कोई एक ही कोई कंसेंसस डेवलप होता नज़र आ रहा हो। फिर समात मुकम्मल हो जाती है, आज फुल कोर्ट वो दोबारा बैठता है, दोबारा इस मामले पर मुशावरत होती है। आपने ज़ाहिर मुतादिद समातें कवर की हैं, क्या नज़र आ रहा है कि बहुत ही अलग अलग ओपिनियन है और एक डिफरेंट किस्म का फैसला आ सकता है? जी, माजी में होता रहा है ऐसा। हमने देखा है कि जो अब आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम और फिर उसके बाद 19वीं तरमीम चैलेंज हुई थी, फिर फौजी अदालतों की तरमीम चैलेंज हुई थी, उसमें भी फुल कोर्ट बैठा था, और फुल कोर्ट जो था उसकी मुख्तलिफ काउंट्स के ऊपर मुख्तलिफ नंबर गेम था, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ था। जैसे कि उसमें 6 जज साहिबान थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कलअदम कर दिया था। 3 ने जो है वो कहा था कि आईनी तरमीम को छेड़ा नहीं जा सकता है, जबकि 8 जो थे जज साहिबान उन्होंने कहा कि इसके अंदर सनसेट क्लॉज है, और उसको तरमीम को बरकरार रखा था, और उसको कहा था कि कोरम नॉन जुडिस हो, और इस तरह की 3 शराइत रख के कि भी फौजी अदालतों के फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है। जबकि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो 14 जज साहिबान जो थे। तो इस तरह की एक मुख्तलिफ सिचुएशन अभी हाल ही में हमने ये देखा है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके अंदर भी जो है वो उस वक्त 15 रुकनी फुल कोर्ट था, और उसमें 10-5 की एक मेंटेनेबिलिटी के हवाले से था। फिर उसके बाद जो है वो माजी से अपील का हक देने के हवाले से जो है वो माइनॉरिटी में चले गए थे, लेकिन जो अपील का मामला है 184(3) के तहत उस पर 8-7 का फैसला था। तो इसमें भी जो है वो जिस तरह से समाज चली है उसमें हमें 3 किस्म की जो है वो राय समझ में आती रही। एक वो थी जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के ऊपर जो है वो जज साहिबान कहते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन होगी और इसका फैसला होगा, जबकि कुछ जज साहिबान जो हैं वो इसको एक और नुक्ता नज़र से, जिसको हम पॉपुलिस्ट अप्रोच कह सकते हैं, उसके तहत देख रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन को। जबकि कुछ जज साहिबान जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, उन्होंने अपनी राय का कोई इजहार नहीं किया है। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई थी उसमें ये बिल्कुल लगता है कि ज़ाहिर है कि फ़ैसला तो होना है, और जब फ़ैसला होना है तो वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होगा, क्योंकि माजी में हमने देखा कि इलेक्शन का जो फ़ैसला था जिस पे सो मोटो नोटिस लिया गया था, फिर जिस पे 3-4 और उसकी भी बहस छिड़ी थी, तो उसमें भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था। तो अब जो है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या हो, आया ये नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद को मिल सकती हैं या इन पर PTI का हक बनता है, अगर इनका हक नहीं बनता है तो क्या हुक्मरान इत्तेहाद को दी जा सकती हैं। तो ये 3-4 किस्म की जो चीज़ें हैं वो सूरत हाल सामने आती हैं। अब इसको अगर जैसे 13 मेंबर बेंच है उसके अंदर अगर स्प्लिट होता है तो फिर वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होगा। तो इसी हवाले से जो है हमारे ज़राए कह रहे हैं कि आज उसके ऊपर कोई 1.5 घंटे 1.25-2 घंटे के करीब जज साहिबान ने जो है वो उसके ऊपर मुशावरत की है, और इम्कान यही ज़ाहिर किया गया कि कल जो है वो हो सकता है कि इसकी अनाउंसमेंट का भी फ़ैसला हो जाए। लेकिन इस बारे में भी हतमी तौर के ऊपर अब तक जो है वो अमूमी तौर पर होता है कि अनाउंसमेंट से पहले कॉज लिस्ट जारी होती है, तो वो कॉज लिस्ट जो है वो अभी तक जब हम आपके साथ बात करें उस वक्त तक तो नहीं है। अब कल क्या होता है, कॉज लिस्ट आती है और कल भी आ सकती है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून का फैसला था उसमें भी कोई 1.5-2 घंटा पहले जो है वो कॉज लिस्ट आई थी कि अनाउंसमेंट होने जा रही है, तो उसके बाद जजमेंट अनाउंस कर दी गई थी। तो ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त हमारे पास है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इद्दत केस बिल्कुल हतमी मराहिल में है और आज अहम समात हुई है, अहम आर्गूमेंट सामने आए हैं। एक ब्रेक के बाद
बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस अहम मरहले में दाखिल हो गया है, जहां आज बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और अब अदालत के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस केस का फैसला सुनाने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। जबकि आज खाबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने जज अफजल मजूका की अदालत में 2 नई दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। एक दरख्वास्त मेडिकल बोर्ड के जरिए मेडिकल राय लेने के लिए दायर की गई है, जबकि दूसरी दरख्वास्त इद्दत के मामले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय लेने से मुताल्लिक है। दरख्वास्त में फेडरल शरीयत कोर्ट और इस्लामी स्कॉलर्स की राय लेने की भी इस्तदा की गई है। दरख्वास्त के मुताबिक मुलजिमा के वकील ने इद्दत का दौरानिया 39 दिन कहा, जिसकी वजह बयान नहीं की गई। इद्दत का तयन करने का जरिया इस्लामी शरिया और पाकिस्तानी कानून है। इद्दत के मामले की अपने तौर पर तशरीह मुमकिन नहीं है। जज अफजल मजूका ने खाबर मानिका के वकील की दरख्वास्तों पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि आज इद्दत में निकाह केस के खिलाफ मरकजी अपीलों पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जज अफजल मजूका ने समाअत की, जहां बुशरा बीबी की जानिब से आज बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि इद्दत में निकाह पर क्रिमिनल केस कैसे बन गया। ये खातून के तकद्दुस और वक़ार पर बराह रास्त हमला है। किसी को कोई हक नहीं कि वो खातून के ज़ाती मामलात पर बात और सवालात करे। अगर ये सज़ा कलअदम करार ना दी गई तो ये ख़वातीन के लिए शर्मनाक होगा। इस पर जज अफजल मजूका ने कहा कि यह फर्स्ट इंप्रेशन का केस नहीं है। मुतादिद फैसलों में शक का फ़ायदा भी दिया गया है और FIR भी खारिज हुई है। यह पहला केस नहीं, लेकिन मंजर आम पर सिर्फ यही केस आया है। इस पर खदीजा सिद्दीकी ने जवाब दिया कि क्रिमिनल केस में हमेशा ठोस शवाहिद होने चाहिए। जुर्म तब साबित होगा जब केस साबित होगा। खातून का कौल मोतबर है। इस पर जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि आप 2 तरफ जा रही हैं, इस्लामिक लॉ पर रहें या हमारे मौजूदा कानून पर। मैं अपने कानून का पाबंद हूँ। इस पर खदीजा सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि इद्दत का मकसद क्या है। इद्दत का मतलब हामला होने से मुताल्लिक है। मैं जजमेंट का हवाला दूंगी कि शादी अगर इद्दत में भी हो गई तो इद्दत पूरी होने पर रेगुलर हो जाएगी। पीनल कोड में कहीं इद्दत का लफ्ज नहीं मिला। साबिका शौहर किसी सूरत नहीं बता सकता कि इद्दत और खातून की माहवारी के 3 साइकिल कब मुकम्मल हुए। साबिका शौहर ने शिकायत भी 2000 दिनों के बाद फाइल की। जुर्म तब बनता है जब साबित हो कि इद्दत में शादी हुई। अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक दी। बुशरा बीबी अपनी इद्दत गुजार कर अपनी वालदा के घर चली गई। इस केस में हमल का भी कोई मामला नहीं हुआ। मियाँ बीवी कह रहे हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, मगर अदालत कह रही है कि नहीं हुई है। खदीजा सिद्दीकी ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि फासिक और बातिल के हवाले से बड़े वाज़ेह कानून बने हुए हैं। इस दौरान खदीजा सिद्दीकी ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि फ्रॉड में मियाँ बीवी में से एक बंदे को सज़ा मिलनी होती है। फ्रॉड हमेशा 2 के दरमियान होता है। यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि किसके साथ फ्रॉड हुआ है। किसी धोखे की नीयत से की गई शादी फ्रॉड कहलाई जा सकती है। इस केस में दोनों मियाँ बीवी ने इस्लामी उसूलों के मुताबिक शादी की है। यहाँ पर तो फैमिली कोर्ट्स में रुजू का दावा ही दायर नहीं किया गया। कभी लतीफ़ कभी ओन चौधरी आ जाता है। ये पाकिस्तान में खातून की बका का केस है। बुशरा बीबी के बयान का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। दफ़ा 496 तब काबिल अमल होती जब कोई फ्रॉड हुआ होता। सज़ा देने के लिए इद्दत के दौरानिये का सहारा लिया गया। दोनों मियाँ बीवी ने इस्लाम के तरीकों के मुताबिक शादी की। खदीजा सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि इस केस में प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर झूठ पर खड़ी है। ये केस फैमिली कोर्ट्स का बनता था, मगर वहाँ गए ही नहीं। इस पर जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि मर्द के पास रुजू का हक है और आगे रुजू करना या ना करना औरत की मर्जी है। सलमान सफदर ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक बात की कि ये केस सियासी इंतकाम के नतीजे में बनाया गया है। इद्दत के दौरानिये के जिक्र को छोड़कर भी इस केस से बरी किया जा सकता है। ये अब चाहते हैं कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पॉइंट्स मंगवाए जाएं। गवाहों में खाबर मानिका के बच्चों में से कोई नहीं आया, मगर ओन चौधरी आ गए। ओन चौधरी को मनसूबाबंदी के तहत गवाह बनाया गया है। मैं बाकी गवाहों पर नहीं जाऊँगा, मेरी नज़रें शिकायत कुरुंदा से आगे जाती ही नहीं हैं। खाबर मानिका की ये वजाहत काबिल कबूल नहीं है कि लोगों ने बातें की तो मैंने केस किया। अदालत इसको मुस्तरद करे। मुफ्ती साहिब को जो गाड़ी मिलती है वो बैठने को तैयार हो जाते हैं। मुफ्ती साहिब कहते हैं पहला निकाह पढ़ा दिया, फिर दूसरा निकाह भी पढ़ा दिया। शादी भी लाहौर में हुई, तलाक भी लाहौर में हुई, लेकिन केस इस्लामाबाद में हुआ। और इसके बाद आज समाअत में अदालत ने खाबर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख की टेम्परिंग पर जवाब मांग लिया। जज अफजल मजूका ने खाबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ के मुआविन वकील से कहा कि अपने दलाइल में आपने ये जवाब देना है कि गवाहों के बयानात मुल्जिमान को क्यों नहीं दिए गए। आपने केस में शहादत पेश ही नहीं की तो पढ़ी कैसे जाएगी, इस पर भी जवाब देना है। समाअत में बुशरा बीबी की वकील ज़ैनब उमर एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा कि सूरत हाल में हम इद्दत पर जा ही नहीं सकते। इद्दत में उस वक्त जाया जा सकता है कि अगर खातून के यहाँ कोई औलाद हो तो साबिका शौहर दावा कर सकता है कि वो मेरी औलाद है। सुप्रीम कोर्ट की आखिरी जजमेंट के मुताबिक मेडिकल तौर पर 39 दिन इद्दत का दौरानिया बताया गया है। इस दौरान सलमान सफदर ने कहा कि खवातीन की दूसरी शादी मुआशरे में वैसे ही इशू होती है, क्या हम मजीद रुकावटें डालना चाहते हैं।
समाअत के दौरान बुशरा बीबी की वकील एडवोकेट ज़ैनब उमर ने दलाइल देते हुए कहा कि ख़वातीन में गम और गुस्सा पाया जाता है, यह सिर्फ बुशरा बीबी का मसला नहीं है। इस दौरान सलमान सफदर ने कहा कि अगर इस तरह सजा होगी तो हर औरत डरेगी कि कहीं 6 साल बाद साबिक खावंद कुछ ना कह दे। फैसला आइन और कानून और इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, यह सारे मुआशरे का मामला है। आज की समाअत में बुशरा बीबी के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद अदालत ने यह केस कल सुबह 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।